फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर एल्केन एल्कीन और एल्काइन पढ़ रहे हैं हम लोग। और हम लोग लेकर आए हैं नेक्स्ट क्लास में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। हमने लास्ट क्लास में देखा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन क्या होता है, एल्केन को कैसे बनाया जाता है। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी से। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है तो समझ लो, क्योंकि आप सबको फिजिकल प्रॉपर्टी अब सारे चैप्टर के पढ़ने। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्चुअल में पढ़ना क्या होता है, भौतिक गुण में पढ़ना क्या होता है, इसको समझते हैं। तो फ्रेंड फिजिकल प्रॉपर्टी में समझना होता है पहली चीज स्टेट, क्या अवस्था है। कुछ पॉइंट्स को याद कर लो, क्योंकि बार बार लिखते लिखते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी आसान कर दूंगा, इतनी आसान कर दूंगा, कहोगे यार ये तो कुछ है ही नहीं। स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड द लास्ट वन सॉल्युबिलिटी। और हम कभी कभी बात कर सकते हैं ऑर्डर की, यानी महकता कैसे। जरा जरा महकता हूँ बहकता हूँ आज तो मेरा तन बदन मैं क्या। इस पे आते हैं, ठीक है। क्या क्या बात करना है, स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेविटी, सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर, यानी आपको याद रखना है, हर बार यही बात करनी है। तो आपको स्टेट मतलब क्या क्या अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपको बताना है कि भैया एल्केन जो है वो ठोस होते हैं कि द्रव होते हैं कि गैस होते हैं। तो बहुत ध्यान से याद कर लीजिए भैया, C1 से लेकर C4 तक, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये पाए जाते हैं गैसियस फॉर्म में। C5 से लेकर C17 तक, यानी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, और उधर हम जाएंगे कहां, 17 क्या बोलते हैं, हेप्टडेकेन, यहां तक वाले होते हैं सॉलिड फॉर्म, गैस से लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ऊपर जाओगे C18 से ऊपर जाओगे, ये मिलेंगे किसमें, सॉलिड फॉर्म में। यानी हम ये कह सकते हैं कि सारे एल्केन्स जो होते एक फॉर्म में नहीं होते। हम क्या कह सकते हैं कि द एल्केन्स आर इन वेरिएबल स्टेट, ठीक है, फ्रॉम मेथेन टू ब्यूटेन या फ्रॉम C1 टू C4 कार्बन दे एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, फ्रॉम C5 टू C17 दे एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, एंड द हायर कंपाउंड्स फ्रॉम C18 दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। यानी तीन अवस्थाओं में ये एग्जिस्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी के पहले पॉइंट हो गए। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखिए, आपको पता है कि जो जैसे जैसे हम कार्बन की चेन बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे हम कार्बन की चेन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर हम किसी भी एल्केन की ब्रांचिंग को बढ़ा दें, जैसे ये एक ब्रांच हो गया, आइसो, नियो, है ना, इस तरह से हम ब्रांचिंग बढ़ा देते हैं, तो ब्रांचिंग बढ़ने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट घटने लगते हैं। तो क्या लिखेंगे आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरिएबल, द लॉन्ग चेन एल्केन्स आर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट व्हेन वी इंक्रीज द ब्रांचिंग देन देयर बॉइलिंग पॉइंट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। ग्रेविटी की बात करें भैया, तो ग्रेविटी मतलब भार, भार मतलब कि जैसे जैसे चैन संख्या बढ़ाओगे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, इसकी ग्रेविटी बढ़ेगी। आप ध्यान तो देखो, गैस हल्का होता है, लिक्विड भारी होता है, ठोस और भारी होता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हो इसका भार बढ़ रहा है। तो एज वेल एज वी इंक्रीज देयर कार्बन नंबर या कार्बन चेन, देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इंक्रीज। अगली बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता। तो दो चीजें होती हैं, एक पोलर सॉल्युबिलिटी, एक नॉन पोलर सॉल्युबिलिटी। जो पानी की तरह है, जो पानी में घुले वो पोलर सॉल्युबिलिटी, और जो पानी के अलावा किसी और सॉल्वेंट से, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, इसमें घुले वो नॉन पोलर सॉल्युबिलिटी। तो पोलर सॉल्युबिलिटी की ट्रिक बता रहा हूं, इसको जीवन भर याद रखना कि अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप दिख जाए जो प्लस माइनस में टूटता हो, जैसे कि OH हो गया, COOH हो गया, ठीक है ना, Cl हो गया, यानी जो ऐसे ग्रुप जो प्लस माइनस में टूटते हो वो पोलर हो जाते हैं, और ऐसे ग्रुप हमेशा पानी में घुल जाते हैं। लेकिन इसमें आपको कहीं पर भी, अब लंबी चेन में कहीं भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, इट मींस ये नॉन पोलर होंगे, और ये किसमें डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि द एल्केन्स आर हाईली नॉन पोलर कंपाउंड, सो दे आर सॉल्युबल इन अदर देन वाटर सॉल्वेंट, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑक्टेनॉल, एसीटोन, ईथर, इसमें घुलेंगे। ऑर्डिनरी महक की बात करें तो जो होती है पेट्रोलियम की तरह महकते हैं। गैसेस जो होते हैं पेट्रोलियम की तरह होते हैं, और कुछ गैस जो होते हैं बदबूदार भी होते हैं, जैसे ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, थोड़ी स्मेल गंदी होती है। बाकी बेसिकली इनका एरोमेटिक ऑर्डर हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम स्मेल इसका होता है, सीधी सी बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मेरा डस्टर कहाँ गया,
डिस्टर्ब, चलो भैया मेरा हाथ काफी है। ये हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज की, और जो केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे तो हम सीधी सीधी बात करेंगे। हाथ पीले होने से पहले काले हो जाएंगे लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शंस, यानी कि हमारे एल्केन कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, हैलोजिनेशन रिएक्शन में आपको पता है कि हैलोजन मतलब X, अगर हम इसमें Br लगा दें तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन, Cl जोड़ दे तो क्लोरीनेशन, आयोडीन जोड़ दे तो आयोडीनेशन, यानी कि ये क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन रिएक्शन बहुत आता है, या एक नाम से पूछता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था रिएक्शन आपको याद होगा, अगर क्या था, CH4 का रिएक्शन कराया Cl2 से तो क्या बना, CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CH3Cl3 प्लस CCl4। तो ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है लेक्चर नंबर 2। आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लेक्चर नंबर 2 मिलेगा, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, क्योंकि इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। क्योंकि मैं पहले इस मूड में था कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, समय मिलता नहीं है, तो मैं इंपॉर्टेंट केवल बताऊंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पूरा ही पढ़ा देता हूँ। 21 दिन का लॉकडाउन है, घर से बाहर तो जाना नहीं है, हमें जाना है, मुझे तो हॉस्पिटल जाना है, मेरी ड्यूटी डबल हो गई है, पहले 8 घंटे की थी, 12 घंटे की होगी, लेकिन आपको नहीं जाना है, आप घर पर बैठिए और मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। दूसरे रिएक्शन की हम बात कर लें फ्रेंड, तो दूसरे रिएक्शन की हम जो रिएक्शन को बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से याद करना। दूसरा रिएक्शन हम बात कर रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन, नाइट्रेशन मतलब होता है नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण कहते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा ये एल्केन है RH। अब इस रिएक्शन में आपको रिएजेंट देखो, अगर आपको एक बार रिएजेंट याद हो गया और रिएजेंट के बाद क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट, ये याद हो गया, तो ये पहला चैप्टर है। धीरे 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 आगे हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में ये रिएक्शन आएगा, और एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बारी बारी याद हो जाएगा, रट जाएगा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन किससे कराते हैं फ्रेंड, हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, और टेम्परेचर करीब 150 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं ताकि खूब गर्म हो जाए, उबल जाए। अब हम जब रिएक्शन कराएंगे तो एक्चुअल में हमको पता है कि HNO3 टूटता है H प्लस में और NO3 माइनस में, लेकिन क्योंकि इसके साथ एसिड पहले से ही मौजूद है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अब ये HNO3 जो कि टूटता H प्लस और NO3 माइनस में, अब इसमें ना टूटकर ये टूटेगा NO2 प्लस में और OH माइनस, है ना आसान, क्योंकि इसके साथ एसिड लगा हुआ है। तो हमने क्या सिखाया था, बस ये सीख जाओ कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस। तो ये टूटेगा HNO3 NO2 प्लस OH माइनस में, और RH टूटेगा किसमें, बताओ बताओ, RH टूटेगा R माइनस और H प्लस में। आपको क्या करना है, इस R को जोड़ना है, इस प्लस को जोड़ना है इस माइनस के साथ, और इस प्लस को जोड़ना है इस माइनस के साथ। तो इसका प्लस इसका माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, RNO2, और इसका प्लस इसका माइनस करेंगे क्या बन जाएगा, HOH मतलब H2O। यानी ये हमारा एल्केन था, और एल्केन से बन गया क्या, नाइट्रो एल्केन, और ये क्या बन गया, वाटर। यानी एल्केन से बन गया हमारा नाइट्रो एल्केन, और नाइट्रो एल्केन से क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन और वाटर। कितना आसान रिएक्शन है नाइट्रोनेशन। अब यदि हम कोई सा भी कंपाउंड लेकर उसका रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 CH3, ये हमारा प्रोपेन है। अब इस प्रोपेन का रिएक्शन किससे कराते हैं, सेम नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 H2SO4 से। तो क्या होगा, इस जगह पे इसका NO2 यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2, और इसका एक H निकलेगा तो CH2 NO2, और इसका क्या बन जाएगा H2। इसका नाम हो गया नाइट्रोप्रोपेन, है ना, इसका नाम नाइट्रो एल्केन था। तो ये एल्केन मतलब 3 कार्बन, तो हो जाएगा नाइट्रोप्रोपेन। इसी तरह और एग्जांपल ले सकते हो, ढेर सारे एग्जांपल लेकर के आप सॉल्व कर सकते थे। ये हमारा दूसरा रिएक्शन हो गया नाइट्रेशन रिएक्शन, पहला रिएक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं फ्रेंड, सल्फोनेशन रिएक्शन। ये सब रिएक्शन एक बार पढ़ लीजिए, और हर चैप्टर में आएंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे आपको याद करने के। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या करना है फ्रेंड, इस बार सेम रिएक्शन करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस बार हमको नाइट्रिक एसिड नहीं लेना है, हमको H2SO4 ही लेना है। यानी H2SO4 के साथ हमको H2SO4 ही लेना है। अब ये हम 2 बार क्यों ले रहे हैं, एक तो सॉल्वेंट हो गया, एक कैटलिस्ट हो गया। तो क्योंकि H2SO4 टूटता किस में है आपको पता है, H प्लस HSO4 माइनस में, क्योंकि इसके साथ कैटलिस्ट लगा है H2SO4। तो अब ये टूटेगा किसमें, ये टूटेगा OH माइनस में और
SO3H+ में। देखिए इसमें टूटेगा, H2SO4 टूटेगा SOH- और SO3H+ में, और ये किसमें टूटेगा RH, ये टूटेगा R- और H+ में। तो इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, और इसका प्लस, इसका माइनस, तो क्या हो जाएगा RSO3H, और यहां से क्या निकलेगा वाटर, है ना। तो अब इसका नाम क्या होगा RSO3H का, इसका नाम एल्किल, जिसका नाम क्या था नाइट्रो एल्केन, इसका नाम हो जाएगा सल्फो एल्केन, या हम सल्फो एल्केन को एल्किल सल्फेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल्किल सल्फेट, दोनों बोल सकते हैं। तो अब इसका एग्जांपल ले लें, मान लो हमने एग्जांपल वही लिया सेम, और इस बार हमने रिएक्शन किससे करा दिया इससे, तो NO2 जो क्या लग जाएगा SO3H, तो इसका नाम प्रोपिल सल्फेट या सल्फो प्रोपेन, और क्या निकल जाएगा वाटर। इसी तरह से हम ढेर सारे रिएक्शन लेके करा सकते हैं। तो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में ढेर सेम चीज है, रिएजेंट अलग अलग है। वहां पे NO2 की जगह क्या लगता है SO3H, वहां पे नाम नाइट्रो था, यहाँ पे नाम सल्फो है, और जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारा फ्रेंड सेम है, वाटर है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, कुछ और रिएक्शन लेके डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, ये 2 रिएक्शन हो गए। अब हम तीसरा रिएक्शन बात करेंगे फ्रेंड, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है फ्रेंड, हम बात करेंगे अगला, तीसरा हमारा रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सॉरी, इंक थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसमें क्या होता है फ्रेंड, देखिए हमारा ये एल्किल ग्रुप को जोड़ना है। एल्काइलेशन मतलब एल्किल का एडिशन, एल्काइलेशन एल्किल का एडिशन, यानी एल्काइलेशन क्या करना है फ्रेंड, एल्किल का एडिशन करना है। तो एल्काइलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए इसमें क्या एग्जांपल हमारा है, जैसे कि हमने फ्रीडल क्राफ्ट कराना है, तो फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट है, ये हमारा RH है, और जब भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं तो हमेशा रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं विद द मेथिल आयोडाइड। किससे कराते हैं फ्रेंड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड, ब्यूटिल आयोडाइड की लंबी चेन में आयोडाइड होना चाहिए। तो अब क्या होगा फ्रेंड, देखिए जब भी रिएक्शन होगा, इसका देखो ये टूटेगा, इसमें देखो कैसे तोड़ना है, अगर आप ये सीख गए तो बहुत आसान है। ये टूटेगा R-H+ में, क्योंकि R इलेक्ट्रॉन में भी ज्यादा है, और CH3I टूटेगा CH3+ में और I- में, क्योंकि I इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है। तो इसका प्लस, इसका माइनस HI, और इसका प्लस, इसका माइनस RCH3, तो क्या बनेगा RCH3 और प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये क्या बन गया एल्केन, यानी एल्केन से एल्केन ही बन रहा है, लेकिन क्योंकि एल्काइलेशन हो रहा है तो लॉन्ग चेन बन रहा है, यानी चेन थोड़ी सी लंबी हो रही है। अब हम एग्जांपल ले सकते हैं, R की जगह पे हम कुछ भी रख ले, R की जगह पे चलो इस बार हम रख लेते हैं C2H5H, यानी C2H6 एथेन हो गया, और इसका रिएक्शन किससे करा दिया, सेम चीज से। तो अब क्या होगा, यहाँ पे H लग जाए, एक हमने इसका रिएक्शन चलो करा दिया C2H5I से, एथिल आयोडाइड AlCl3 के साथ, तो इसका I, इसका H यहाँ पे अलग हो जाएगा HI, और इसका C2H5 से जुड़ जाएगा, तो C2H5 C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, यानी क्या बन जाएगा ब्यूटेन, 2 2 4। इस तरह से हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, अगला हेडिंग है नंबर 4, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको ध्यान से देखना, इस बार का एडिशन एल्किल का नहीं एसिल का हो रहा है। एल्काइलेशन में एल्किल का एडिशन, एसाइलेशन में एसिल का एडिशन, यानी हम एसिल का एडिशन कराएंगे। तो देखो फ्रेंड, रिएजेंट तो सेम है, अब की बार क्या होगा CH3COOCl, इससे रिएक्शन कराएंगे, इसे बोलते हैं एसिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड। रिएजेंट सेम है AlCl3, तो ACH3COCl से कराने पे कहते हैं एसिल हैलाइड या एसिल क्लोराइड। तो अब सीधा से रिएक्शन, इसका H और इसका Cl पुल मार दो, क्या मार दो पुल, तो यहाँ से H और यहाँ Cl निकालो तो HCl निकल गया, लो भैया HCl निकल गया। अब यहाँ पे जो ये ग्रुप जो है वो आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो कैसे जुड़ेगा, ये हो जाएगा RC++OCH3, इसका नाम एसिल एल्केन। ठीक है ना फ्रेंड, इसका नाम एसिल एल्केन, और यहाँ से HCl हो गया। अब कार्बन के चेन बदलते जाओ, R जहाँ कुछ भी रखते जाओ, यहाँ पे कुछ होता जाएगा, और लगातार इसकी कहानी बदलती चली जाएगी। आसान है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। अच्छा हम फ्रेंड आते हैं एसाइलेशन के बाद आते हैं 5वें नंबर। अब हम आते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पे। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था रिडक्शन रिएक्शन, तो वहां पे एल्कीन और एल्काइन, आपको याद होगा फ्रेंड, अगर वो रिएक्शन याद होगा कि हमने क्या किया था, RC++C से जब हमने यहाँ पे ये हमारा क्या था CH था, RCH++CH2 था। जब हमने क्या किया था, जब इसमें रिडक्शन कराया था तो एक एक बॉन्ड टूटा था,
और एक एक बॉन्ड टूट करके हाइड्रोजन जुड़ करके एल्कीन, एल्काइन से एल्कीन और एल्कीन से एल्केन बना था। तो इसमें हाइड्रोजन का एडिशन था तो इसका नाम था हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन यानी अब की बार हाइड्रोजन को डिलीट मारना है, बाहर निकालना है। तो डिलीट मारना और बाहर निकालने का मतलब क्या है कि अब की बार हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे R, चलो हम इस तरह से ले रहे हैं CH3CH3, ये हमारा है एथेन, ठीक है, एथेन है। अब हमको करना है डीहाइड्रोजिनेशन यानी H2 बाहर निकालना। तो जब भी डिहाइड्रोजन कराते हैं तो हम कॉपर से रिएक्शन करके इसको गर्म करते हैं। जब कॉपर के साथ इसको रिएक्शन करके गर्म करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे, तो देखो एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, तो क्या बचेगा RCH2 और यहाँ से H2 निकलेगा। तो जब CH2 निकला तो एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो ये एल्केन से क्या बन गया, एल्कीन। और अगर हम फिर और कराना चाहें यानी इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फिर से डिहाइड्रोजिनेशन कराएं, ठीक है, फिर से हाइड्रोजन निकालें, एक हाइड्रोजन और निकलेगा, क्या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या निकलेगा H2। यानी कि क्या हो गया कि जब हम एल्केन को, ये हमारा क्या है सैचुरेटेड था, अब ये क्या हो गया अनसैचुरेटेड, यानी एल्केन से क्या बनता है एल्कीन और एल्काइन। यानी जब भी हम एल्केन का हाइड्रोजिनेशन करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो हमें क्या होता है अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन प्राप्त होता है। बस ये सिंपल सी बात है। फ्रेंड 5 रिएक्शन हो गए, एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन या एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ये हमारा 6वां रिएक्शन है, यानी एरोमेटिक कैसे बनता है कंपाउंड। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या है फ्रेंड, जैसे कि हमारा एग्जांपल है, हमने कंपाउंड लिया CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, ये हमारा है हेक्सेन। दिस इज कॉल्ड एन हेक्सेन, ये एन हेक्सेन कंपाउंड है। अब इसका रिएक्शन फ्रेंड जब हम कराते हैं क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 या एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ और इसको गर्म करते हैं, यानी एन हेक्सेन को जब हम गर्म करते हैं, ये क्या होता है, ये एरोमेटिक बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। यानी कि ये अब इस तरह से एक एलिफैटिक कंपाउंड का एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होने के रिएक्शन को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अगर ये 4 कार्बन का होता है तो ब्यूटीन बनता, अगर ये 6 कार्बन का है तो हेक्सीन बना है, यानी बेंजीन बना है। तो इस तरह से हम ढेर सारे रिएक्शंस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारे एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन। अब हमको पढ़ना है एल्केन का एक उदाहरण। तो उसका उदाहरण क्या है आपके सिलेबस में, पैराफिन। तो पैराफिन क्या होते हैं, उसका क्या यूज है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा स्लाइड बना करके, ताकि आप उसके साथ नोट्स भी बना लें, उसका यूज भी लिख ले, समझा दूंगा। फिर एल्केन खत्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे एल्कीन, फिर इसी तरह से एल्कीन, फिर उसी तरह से एल्काइन और फिर फिनिश। थैंक यू।